13 तारीख है, 13 मई 2024 और आज सीबीएसई के क्लास 10th और 12th के रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है। आज हम मौजूद हैं रघुवंशी फिजिक्स क्लासेज में और आज यहाँ जिन बच्चों के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे रहे हैं, आज उनसे आप लोगों को हम मिलवाने चल रहे हैं और जो भी इनके अनुभव हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इनके बारे में किस तरह से पढ़ा जाए, किस तरह से तैयारी की जाए, किस तरह से नोट्स बनाए जाएं, किस तरह से डायग्राम बनाए जाएं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, कितनी देर पढ़ना चाहिए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज हमारे बीच कई बच्चे मौजूद हैं, जिनमें पहले हम नाम लेना चाहेंगे शिखर पांडे, जो कि 95 नंबर के साथ फिजिक्स में इनका नंबर 95 है। कृपया आप वो मंच पर आएँ, इनका स्वागत किया जाएगा और इसके बाद ये सभी लोग अपने अनुभव को आज शेयर करने चल रहे हैं। प्लीज़। तो ये रघुवंशी क्लासेस के बेस्ट बच्चों में रहे हैं और इनका एनडीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है। अब इनका जो अगला इंटरव्यू का चरण है वो भी फाइनल होने जा रहा है, इसके लिए अग्रिम बधाई। अगला प्रतीक्षा मिश्रा, जो 94 नंबर के साथ स्टेला मैरिज कॉन्वेंट की हैं। ये बच्चा शिखर पांडे सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुल्तानपुर का बच्चा है और बहुत मेहनती रहा है। ये अपने अनुभवों को अभी शेयर करेगा, आप लोग उनसे लाभ जरूर लीजिएगा। प्लीज़ वेलकम। सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करेंगे प्रतीक्षा मिश्रा। तो उनको माला पहनाएंगी श्रुति। प्लीज़ वेलकम। आइए। सभी लोग ताली बजाएंगे। उसके बाद हम लोग बुलाना चाहेंगे अनुभव सिंह, वरिष्ठ सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के ये स्टूडेंट रहे हैं, सीधे साधे स्टूडेंट और रोज आने वाले, कभी ये नागा नहीं करते थे। तो इनका भी सभी लोग तालियों के साथ स्वागत करेंगे। 92 नंबर के साथ में श्रेया और श्रुति को भी बुलाना चाहेंगे, इनका माल्यार्पण करेंगी प्रतीक्षा। ये भी बहुत अच्छे नंबरों के साथ ये लोग पास हुए हैं, 80 मार्क्स हैं इनके। आइए श्रेया, आप भी आएंगे, इनका भी स्वागत करेंगी प्रतीक्षा मिश्रा। सभी लोग तालियों के साथ स्वागत करिए। इधर भी देखते हैं। तो किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है, किस तरीके से आगे जाना है, किस तरह से काम करना है, क्या करना है, क्या डूज हैं, डोंट्स हैं, इनको आपको जानने के लिए हम आमंत्रित करेंगे प्रतीक्षा मिश्रा को। तो बाकी लोग अभी किनारे रहेंगे। प्रतीक्षा मिश्रा से अब आप लोग जानेंगे कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से भविष्य में आगे बढ़ना है। इसके लिए प्रतीक्षा मिश्रा को हम मंच पे आमंत्रित कर रहे हैं और ये आपको बताएंगी कि किस प्रकार से पढ़ाई की जानी चाहिए और जो बच्चे हैं वो अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मतलब रिजल्ट्स तो डिपेंड करता है आपने कितनी मेहनत की, और पर ये सिर्फ आपके टीचर्स की मेहनत को दिखाता है। आपने अपने टीचर्स को कितना फॉलो किया वही आपके रिजल्ट्स में दिखता है। जैसे अगर मेरे 94 मार्क्स हैं तो 6 नंबर कम इसलिए हैं क्योंकि मैंने 6% सर का फॉलो कहीं नहीं किया है, और 94 इसलिए है क्योंकि 94 मैंने सर को फॉलो किया है। ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब चीज़ में होता है। जैसे 11th-12th में हम लोग ये सोचने लगते हैं कि ये टीचर क्या पढ़ाएगा, वो टीचर क्या पढ़ाएगा, सब मतलब एक बिलीव हट जाता है। जैसे हम लोग का बचपन में रहता है टीचर्स पे कि जो टीचर्स कह दें, अगर ताजमहल दिल्ली में है तो दिल्ली में ही रहता है, पर वो 11th-12th में आके जैसे ख़त्म होने लगता है। ये नहीं होना चाहिए, मतलब ब्लाइंड बिलीव होना चाहिए कि जो टीचर्स कह रहे हैं वही सत्य है, उतना ही आता है और ये सच है। मतलब तुम लोग भरोसा अभी नहीं करोगे, हो सकता है जब यहाँ आ जाओ। साल भर पहले जब 12th का रिज़ल्ट आया था हम लोग वहाँ थे,
तो बस साल भर यही लगता था ना कि हमारा रिज़ल्ट आएगा तो हमें भी यहाँ है होना है, ताकि हमारी वजह से हमारे टीचर्स खुश हों। मोटिवेशन में बस एक ही चीज़ थी कि जैसे सर हम लोग को बोलते थे ना, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, कि सर हमारी वजह से खुश हो जाएं कि हमारे बच्चों ने इतने मार्क्स ले आए। मतलब सर का वो 98, 99 वाला तो नहीं, पर बस इतना चाहिए था कि हमारे वजह से हमारे टीचर्स खुश हों। हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं वो, हमने उतनी मेहनत कभी नहीं की होगी जितना हमारे टीचर्स करते हैं। मतलब तुम हर सब्जेक्ट में देखो टीचर्स तुम्हारे लिए कितना मेहनत करते हैं, कितना कोई कुछ नहीं करेगा। टीचर्स के तुम अगर 50% मेहनत करो तो रिज़ल्ट्स अपने आप ही आ जाएंगे। बस रिज़ल्ट्स में यही होता है। सर की नोट्स फॉलो करो, हर चीज़ में जितना टीचर्स बता रहे हो उतना फॉलो कर लो, बस मोर देन इनफ है। जेई के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए जेई के लिए? सर आपकी नोट से ज़्यादा कुछ नहीं आता, बाकी अगर हम ना कर पाएँ तो वो अलग बात है। नोट से बाहर कहीं कुछ नहीं आता। मतलब जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनसे नोट से ज़्यादा कुछ नहीं आता। कुछ बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं, हाथ उठाएं। जो लोग कुछ पूछना चाहते हैं, किस तरह से पढ़ाई करनी है। ये पूरा वीडियो आपका लाइव जाएगा, तो किसी को कुछ पूछना है, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए? क्यों बेटा? कुछ बच्चे अब प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि किस तरह से पढ़ाई के बारे में जो भी प्रश्न बच्चे पूछना चाह रहे हैं, तो हम उन बच्चों से भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से वो, कोई अगर उनके पास प्रश्न है तो जरूर पूछने खड़े हो जाएं और प्रश्न को पूछें। अब 12th तो आपने पास कर लिया, तो अब आप आगे क्या करना चाहती हैं और आप उसके लिए कैसी तैयारी कर रही हैं? 12th के बाद तो हमारा जेई मेंस और एडवांस के लिए प्रिपरेशन करने का है, तो अभी हम वही कर रहे हैं। और उसके लिए मतलब बेस तो 11 12 ही होता है, जितना सर लोग पढ़ा देते हैं उससे ज़्यादा आप और कुछ कहीं मिलेगा नहीं। बेस वही होता है, उतना ही चीज़ें हैं। बस अगर मतलब तुमको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है कंपटीशन लेवल के लिए, प्रैक्टिस ही होती है जहाँ हम लैग करते हैं। बाकी ऐसा सिलेबस में या कोई थ्योरेटिकल पार्ट, कॉन्सेप्चुअल पार्ट, ऐसा हम कहीं पे लैग नहीं करते। हमारे टीचर्स हमें उतना सिखा चुके होते हैं जितना जेईई मेंस या एडवांस लेवल पे आता है। थ्योरी पार्ट और कॉन्सेप्ट पार्ट में कुछ यहाँ से नहीं छूटेगा कि आपको अगर लगता हो कि कुछ छूट गया है। बस अगर आप प्रैक्टिस बढ़ा लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हमने प्रैक्टिस कम की तो इसलिए हमें जो है मेहनत करनी है, प्रैक्टिस ही करना है, बाकी आप लोग को सब कुछ अवेलेबल रहता है। अब हमारे बीच में है शिखर पांडे। तो शिखर पांडे अपने अनुभवों को साझा करेंगे। प्लीज़ वेलकम शिखर पांडे। नमस्ते सर, थैंक यू सर हाँ, फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो एक बात यही कहना चाहूँगा कि सबसे कामयाबी का सबसे सही मंत्र यही है कि जो टीचर बताते जाएं उससे पूरा आंख बंद करके एकदम फॉलो करते जाओ। टीचर पर विश्वास नहीं, एकदम अंधविश्वास करके चलो। सबसे सही चीज़ यही रहेगी। इससे अगर मान लो तुमने लेट भी स्टार्ट किया है तो काफ़ी हद तक तुम्हें उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में ही 11th से यहाँ पर थे, 11th और 12th, 11th भी अच्छी गई, 12th भी अच्छी गई। तो यही रहता है, अगर आप स्टार्टिंग से ही इन सब चीज़ों पर ध्यान दें और एकदम सही टाइम पर स्टार्ट करें तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। कोचिंग का कितना प्रभाव पड़ता है? क्या कोचिंग आवश्यक है या स्कूल की पढ़ाई हमारे लिए बेहतर है? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब सही तो दोनों है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप मेहनत कहाँ कर रहे हैं। कि अगर आप मान लीजिए, सबसे सही बात तो ये होती है कि आपका सही से लेवल अप वहीं पर होता है जहाँ आपके कॉम्पिटिटर सही हो। अगर वो आपसे ज़्यादा हैं तो आप हमेशा ट्राई करेंगे, आपके दिमाग में एक बात बनी रहेगी कि मुझे उनसे आगे निकलना है। सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ यही रहती है। केमिस्ट्री की पढ़ाई किस तरह से की जाए? और भी विषय हैं जिनके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। तो केमिस्ट्री को किस प्रकार से पढ़ा जाए कि उसमें आप अच्छा कर पाएँ? केमिस्ट्री में अगर फिज़िकल केमिस्ट्री को देखें तो इसमें 11th 12th CBSE बोर्ड में देखें तो NCERT सबसे सही रहेगी। आप NCERT ज़रूर कर लें।
ये बिल्कुल ना सोचें कि हाँ एनसीईआरटी का क्या यूज़ है, कहाँ कोई नहीं पढ़ाता, ये सब चीज़ें बिल्कुल ना सोचें। एनसीईआरटी की थ्योरी और उसकी एक्सरसाइजेस ज़रूर कर लें, उसके बाद आपको जो चाहिए आप वो करिए। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसमें भी एनसीईआरटी सबसे सही रहेगी। और आप हमेशा कोई भी चैप्टर ख़त्म हो जाए तो उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, जिसके बाद अगर आपको वो चैप्टर रिवाइज़ करना है, इवन वो बड़ा चैप्टर भी हो, तो आप 2 से 3 घंटे में उसे रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ में माइक लेके बात करें। ये नोट्स का कितना महत्व है ये प्रतीक्षा बताएंगी कि नोट्स बनाना है नहीं। बच्चे बहुत से नोट्स को अवॉइड करते हैं, तो नोट्स, डायग्राम, रिवीजन, इनका क्या महत्व है? सर नोट्स से ही मतलब अगर नोट्स आपकी बनी हुई है तो एक तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हमें इतना ही पढ़ना है, और सर की नोट्स हो मतलब जो आपके टीचर्स नोट देते हैं, सर की नोट्स इज सफिशिएंट, मोर देन इनफ। सर ने उसमें सब लिखा लगा है। आप अगर नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो 90 तो कहीं नहीं गया है, सिर्फ नोट्स से। और वो प्रैक्टिस करके आप न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं तो 95+। नोट्स मतलब सर की नोट्स इज़ इनफ फॉर जेई मेंस, मतलब मोर देन इनफ फॉर जेई मेंस। और एडवांस के लिए भी कॉन्सेप्ट तो आपके वहीं से बन जाएंगे। सर जैसे मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर 5 है, उसमें तो कहीं और कुछ आना ही नहीं है। हर चैप्टर देख लो, वो चैप्टर सर ने हिस्टेरिसिस और ये सब उसका ग्राफ, लॉसेस सब पढ़ाया है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। मतलब जितना सर ने नोट्स में लिखा दिया उससे बाहर एक चीज़ नहीं आनी। इवन न्यूमेरिकल्स चैप्टर 1, 2, 3 एकदम बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स के हैं। सर कैपेसिटर्स के इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल करवा चुके हैं हम लोगों की, इतनी प्रैक्टिस हो गई अब कैपेसिटर का कोई भी शॉर्ट सर्किट, बाईपास, कोई भी न्यूमेरिकल आता है वो हो जाता है। तो नोट्स बनी होनी चाहिए। और लास्ट टाइम में जब जनवरी-फरवरी होता है तब आपकी एक पैरेलल नोट्स बननी चाहिए, जो यहाँ पे सर क्वेश्चंस रिपीटेडली कराते हैं, तो उससे इनफ हो जाता है कि आप 95+ तो पहुँच ही जाएंगे। फिजिक्स में डायग्राम किस प्रकार बनाए जाएं, इस पर क्या कहेंगे? सर आप जैसे बनवाते हैं मतलब एकदम परफेक्ट होना चाहिए। वो ऑप्टिक्स के वो डायग्राम पेंसिल से बनना चाहिए कि पेन से? पेंसिल से। पेंसिल शार्प होनी चाहिए, आपके पास इरेजर होना चाहिए, शार्पनर होना चाहिए। इतना भी ध्यान देखिए, जो बच्चे सर ने हमारी टॉपर एक होते एक हैं वो चीज़ परफेक्शन देखी पे है। काम करते हैं। एक चीज़ ये चीज़ आप लोग जान के रखिए, एनसीईआरटी का कितना रोल है कंपटीशन और बोर्ड्स में, इसको ज़रा आप प्रकाश डालिए ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि हम केवल एडिशनल बुक ही पढ़नी है। एनसीईआरटी जैसे हमारे में जो न्यूमेरिकल आया था वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का ही बस डिजिट चेंज करके न्यूमेरिकल आया था। और हर बार यही होता है कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उसके टेक्स्ट के क्वेश्चंस अगर आपने इतने कर लिए तो इससे बाहर तो बोर्ड्स में बिल्कुल भी नहीं आता है, और जेईई मेंस में भी उतना ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बस जस्ट बगल का प्रश्न पूछेगा जिसमें डिजिट्स में थोड़ा बहुत चेंज होता है बस। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये प्रतीक्षा मिश्रा का जेईई मेंस भी क्लियर है और भविष्य में एडवांस देने जा रही हैं, तो इनको हम अग्रिम बधाई देते हैं। थैंक यू सर। तो लेकिन इसके अलावा क्या मोटिवेशन ज़रूरी होता है एग्ज़ाम टाइम में, वो आप अपने अनुभव को शेयर करिए। कितना स्ट्रेस होता है पढ़ाई के दौरान, कितना देर पढ़ना चाहिए, साल भर का क्या रूटीन होना चाहिए, इस पर अगर आपको कुछ बोलना हो तो बोले। एक चीज़ ये है कि मतलब जैसे तुम टीचर्स का हाथ कभी मत छोड़ना। ये जैसे तुम लोग को हम लोग को भी मतलब जैसे हम लोग के आसपास वालों को भी लगता था कि टीचर्स क्या बहुत लास्ट टाइम पे छोड़ देते हैं। मतलब जिस दिन मेरा फिजिक्स का एग्ज़ाम था मुझे लगा था बहुत ख़राब हुआ है, तो मैंने सर को फ़ोन किया कि सर मतलब ऐसा हो गया। सर इज़ लाइक तुम ज़्यादा परेशान नहीं हो, तुम आ जाओ। मतलब सर का मतलब कोई भी टीचर हो उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वो आपका साथ तब तक देंगे जब तक आप सफल नहीं हो जाते। कल सुबह सर को एक प्रश्न ऐसे टेक्स्ट किया था, HCV का क्वेश्चन था, और उसके बाद सर ने उसको रात को 11:30 बजे मुझे लगता है सॉल्व करके उसको भेजा। मुझे चाहिए था वो प्रश्न, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने सॉल्व किया था। उसमें बस ये था कि U की वैल्यू इन्फिनिटी रखनी थी। तो अगर आप अपने टीचर्स का हाथ नहीं छोड़ेंगे ना तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये बेस्ट मोटिवेशन होना चाहिए। जैसे आप सबको एक अपने लिए तो होता है कि हाँ हमें प्राउड होना है, पर आपके टीचर्स जब आपसे खुश होते हैं ना तो वो अलग ही चीज़ होती है। हमारे जब प्रश्न गलत होते थे तो हमें मार कम पड़ती थी, टीचर्स का मुंह ज़्यादा बन जाता था, ये भी नहीं आता। तो वो चीज़ इतनी हर्ट करती थी। हर्ट तो सब लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो हर्ट करती थी कि अरे देखो सर को हमारी वजह से तकलीफ़ हुई कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि हमारा होना चाहिए था पर हमारा नहीं हुआ। वो बिगेस्ट मोटिवेशन होता है, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता।
इवन जब हम सोचते हैं, मतलब हम सोचते हैं मुझे इस कॉलेज में जाना है, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि मैं अपने टीचर्स को कॉल करके बताऊंगी, सर मेरा IIT में हो गया है, मेरा यहाँ हो गया, हम यहाँ जा रहे हैं आपकी वजह से। तो बेस्ट मोटिवेशन है, टीचर्स आर योर लाइफ। 2 साल तुम सब भूल जाओ, ओनली टीचर्स, टीचर्स भगवान होते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट सिर्फ ऐसे इमोशनल नहीं, टीचर्स भगवान होते हैं, ये मान लो, टीचर्स भगवान होते हैं, बिलीव ब्लाइंडली। इससे ज़्यादा मोटिवेशन कुछ नहीं होता। मतलब मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के टीचर मतलब एकदम वंडरफुल, ये लिटरली तुम इससे ज़्यादा कुछ अच्छा पा ही नहीं सकते कभी। टीचर्स अगर तुम्हारे साथ हैं, दुनिया एक तरफ टीचर्स एक तरफ, ये होना चाहिए, तब तुम सब कुछ कर लोगे। क्या रूटीन पढ़ाई का रहा, कितने घंटे आप पढ़ती थी? सर घंटे तो नहीं, पर जितना हो सकता था मैक्सिमम कि होमवर्क कंप्लीट हो जाए। कभी कभी ये डिसबैलेंस हो जाता था तो वो संडे को कंप्लीट करना ही पड़ता था। और स्कूल रेगुलर स्कूलिंग थी, तो जैसे स्कूल जाओ, कोचिंग आओ, तो ये करना कि जैसे न्यूमेरिकल पार्ट तुम ख़त्म करते चलो, क्योंकि वो बाद में मेरे साथ हुआ था कि मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिज़िक्स के लिए तो हम यहीं पे रुकते थे, एक क्लास लेते थे, एक क्लास रुक के यहीं पे हम यहीं पे प्रश्न लगाते थे कि घर पे जाने पे एक तो आलस आता है, नॉर्मल चीज़ है, दूसरा हमें लगता है कल कर लेंगे, पर अगर हम यहीं से ख़त्म करके जाते थे तो वो लोड कम रहता था, घर पे जाके थ्योरी रिवाइज कर लेते थे और मैथ्स के लिए भी थोड़ा टाइम मिल जाता था। तो स्कूल और कोचिंग को कैसे बैलेंस करें, ये बच्चों में एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। बच्चे खुद नहीं पूछ रहे हैं, इसको हमको पूछना पड़ रहा है। हाउ कैन यू मैनेज बिटवीन स्कूल एंड कोचिंग? ऐसे बाइफरकेट करके नहीं चलना चाहिए कि स्कूल अलग है और टीचर्स अलग। और सबसे बड़ी गलती जो हमें कहते हैं, स्कूल के टीचर्स को नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना। कभी सर के मुंह से तुम लोगों ने ये नहीं सुना होगा कि स्कूल के टीचर्स ख़राब हैं। सर ने हमेशा यही कहा कि अपने अध्यापक को कभी कम मत समझो, वो जो पढ़ा रहा है, मेहनत करके पढ़ा रहा है, उससे पढ़ो। तुम्हें सपोर्ट के लिए कोचिंग मिलती है, सब दोनों जगह टीचर्स अपना मैक्सिमम देते हैं, वहाँ पे कम टाइम है, तुम एकदम डिफरेंशिएट करते हो। स्कूल में पढ़ाई अलग चल रही है, कोचिंग में पढ़ाई अलग, सेम सिलेबस पढ़ाया जाता है ना, क्यों इतना परेशान होते हो? जो वहाँ पढ़ाया जा रहा है वही यहाँ पढ़ाया जा रहा है। अगर तुम यहाँ भी ढंग से पढ़ रहे हो, वहाँ पे क्लासेस अटेंटिवली अटेंड कर रहे हो, तो फिर तुमको कोई भाई बाइफरकेशन की नहीं कि स्कूल का बहुत बर्डन हो गया, कोचिंग का बहुत बर्डन हो गया। कोचिंग का कर रहे हो। स्कूल में कौन कौन अध्यापक हैं, उनका भी आप नाम लेना चाहेंगे? हाँ, जिन्होंने आलोक आपका सर। बहुत अच्छा सपोर्ट किया, मेरे तो स्कूल वो के भी सारे आपके टीचर्स अध्यापक रहे हैं और हमें लगता है कि उनका भी आपके जितने भी नंबर्स हैं, मार्क्स हैं और क्या कहते हैं, उत्थान है, बिल्कुल सर, सारे में उनका योगदान रहा है, तो उनका भी आप नाम लेना चाहेंगे? यस सर। सर टीचर्स ने मेरे बहुत सपोर्ट किया। क्लास टीचर मेरे सर डिक्रूज और फिज़िक्स के टीचर आलोक सर, डेफिनेटली उन्होंने बहुत, मतलब जब वो पूछते रहते थे कि ये समझ में आया, हमेशा आलोक सर। केमिस्ट्री के हमारे सर रामकृष्ण सर थे, पर वो चले गए बाद में, डॉक्टर शिव प्रताप सर थे। मैथ्स के DPD सर और इंग्लिश के डिक्रूज सर हमारे क्लास टीचर ही थे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो अभी टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं कि टीचर्स हर जगह अच्छे हैं। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि वो विद्यालय का टीचर अलग फिजिक्स पढ़ा रहा है और कहीं आप कोचिंग पढ़ रहे हो तो अलग पढ़ा रहा है। हो सकता है कि आपका तालमेल कुछ कम बन रहा हो या लेवल कुछ अप डाउन हो, लेकिन वो टीचर कहीं आपसे अधिक है और उन सभी टीचरों का सम्मान करते हुए, उनके साथ चलते हुए आपको अतिरिक्त चीज़ों की पढ़ाई करनी है। केवल इतनी ही आवश्यकता है। कभी भी किसी स्कूल को आप इग्नोर करके अगर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका नुकसान होगा, भले ही। और ये जो डमी का कंसेप्ट आया है, ये बिल्कुल गड़बड़ है। इसीलिए वो बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं क्योंकि उनको स्कूलिंग का अनुभव नहीं होता। डिसिप्लिन खराब हो जाता है। अब वो डिसिप्लिन में भी नहीं रह पाते, वो केवल आप खाली जो ऑनलाइन की स्टडी चल रही है वो कहीं ना कहीं आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती है, ऐसा मेरा मानना है। और डिप्रेशन वहाँ ज़्यादा होता है। विद्यालय में आप जाते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, आप बाहर चले गए, स्कूलिंग नहीं कर रहे हैं, कमरे में बंद हैं, इससे आपकी जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, इस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य अगर एक बार गड़बड़ हो गया फिर आप कहीं कुछ नहीं कर सकते। तो इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। और बच्चों को कोई अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आज हम लोग पास एज ए मोटिवेशन स्पीकर हैं, अनुभव आएंगे, अनुभव अपना कुछ अनुभव देंगे। प्लीज़ वेलकम अनुभव। तालियों से स्वागत करो एक बार सभी लोग भैया। तो आप हाँ, तो आप अपने अनुभव को
शेयर करेंगे। और विद्या मंदिर के अच्छे स्टूडेंट में जब आए थे तो बड़ा स्लो थे, सोचते थे कैसे होगा कैसे नहीं होगा, धीरे धीरे रगड़ते रगड़ते। तो ये वो बच्चा है जो रगड़ के आगे बढ़ा है, ये टॉप नहीं था, ये मीडियाकर स्टूडेंट है, इसलिए इससे आपको सीखने की ज़रूरत है। तो कैसे पढ़ाई किया, क्या किया, जब आए थे तो कैसे थे, बाद में कैसे हुए, कुछ अनुभव शेयर करिए। जब हम यहाँ पहली बार आए थे तो मेरा 10th में 67 मार्क्स आए थे साइंस में। 67 मार्क्स का बच्चा है, ताली बजाओ, 92 पे पहुँच गया। उस समय आए थे तो सर से यही पूछ रहे थे कि आगे हम क्या कैसे पढ़ें। तो शुरुआत में आए थे तो मेरा 1-2 चैप्टर छूट गया था। तो आप अगर टीचर के साथ लगे रहते हो तो वो आपका कवर कराएंगे, जो आपका चैप्टर छूटा है वो आपका कवर कराएंगे। तो आप टीचर के साथ लगे रहिए, लास्ट तक आप टिके रहेंगे तो आपको टीचर सक्सेसफुल बनाएंगे ही, ज़रूर बनाएंगे। किस तरह से फिजिक्स की पढ़ाई की जाए, मैथ की पढ़ाई की जाए? सबसे ज़रूरी है आपको डेली का काम डेली करना है। जितना काम आप सर आपको दें तो आप डेली उसको कवर करिए और आप उसको लिख के हमेशा प्रैक्टिस करिए। पढ़ के ही सब कुछ नहीं होता है, तो आपको सब चीज़ लिख के, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे वही काम आता है। जो मीडियम बच्चे होते हैं उनको हमेशा लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपकी एक नोट्स के साथ दूसरी नोट बन जाए उसके साथ साथ में। तो कैसी तैयारी करनी चाहिए, कितनी देर पढ़ना चाहिए, इस पर भी कुछ? आप कम से कम 1.5 घंटा फिजिक्स को आप रोज दीजिए। 1.5 घंटा अगर तीनों सब्जेक्ट आप दे रहे हैं तो आपका बैलेंस में चलेगा सारा सब्जेक्ट। और कोई कुछ बोलना चाहेगा, कुछ और अनुभव शेयर करना चाहोगे अपना इस कोचिंग के बारे में? यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, अगर इनके साथ लगातार लगे रहेंगे तो ये आपको इम्प्रूवमेंट आपको करते रहेंगे। बहुत बच्चे होते हैं लास्ट तक टीचर का साथ छोड़ देते हैं, अगर आप टीचर के साथ लास्ट तक लगेंगे तो वो आपके साथ मेहनत करेंगे। चलिए, तो आज एक बार फिर सभी लोग एक बार स्टेज पर आ जाएं, जिससे कि और सभी लोग एक बार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। आज अब एक बार मिठाई खिलाकर सभी का हम स्वागत करना चाह रहे हैं। आइए शिखर, प्रतीक्षा, प्लीज वेलकम, आइए। अनुभव, सभी लोग की ताली बजती रहनी चाहिए। आओ बेटा, श्रुति, श्रेया, तो सभी बच्चों को एक बार फिर से बधाई। और उम्मीद कर रहे हैं कि अब अगला जो बच्चा निकलेगा वो इधर से निकलेगा और वो इस स्टेज पर आएगा। और एक बार सभी लोग स्टेज पर आ जाएं। ये हमारे सब होनहार बच्चे हैं, कई बच्चे जो बाहर कोटा चले गए हैं और बाकी जगह है, इसलिए वो पहुंच नहीं पाए हैं। भविष्य में हम उनको भी बुलाएंगे और जो सफल बच्चे हैं उनसे बहुत चीज़ें सीखने की आवश्यकता होती है। तो हमें लगता है कि आज जो बच्चे बोले हैं इन चीज़ों को आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही एक 11th-12th 1-2 साल ऐसा टाइम है जब आप अगर लाइन लेंथ को क्लियर कर लेंगे तो आगे की पढ़ाई, आगे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तब एक मैच्योरिटी लेवल आप पा जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। भविष्य में ये बच्चे जब और अच्छी पोस्ट पाएंगे तो फिर से इनका स्वागत किसी और वीडियो में किया जाएगा। तब तक के लिए हम लोग आज विदा लेते हैं। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, आगे जीवन में बढ़ते रहिए, सभी को शुभकामनाएं।